बच्चों, जो हम कल अध्ययन कर रहे थे इफ़ेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर, यानी जो शक्ति गुणांक अगर न्यून हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें हमने दो चीज़ों का अध्ययन किया था, एक अल्टरनेटर और एक ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो भी है, इनका हमने अध्ययन कर लिया था। अब इसी कंटिन्यूटी में हम आगे और भी जो उपकरण या मशीन्स लगी होती हैं उनका अध्ययन करेंगे कि उन उपकरणों और मशीन के ऊपर पावर फैक्टर कम होने का क्या दुष्परिणाम होता है। सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर में देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर में भी जिस तरह से अल्टरनेटर में अल्टरनेटर की कैपेसिटी केवीए एमवीए में दी जाती है, उसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी भी केवीए या एमवीए में दी जाती है। अगर पावर फैक्टर कम होगा तो ऐसी स्थिति में किलोवाट आउटपुट भी कम निकलेगा। अगर हमें सेम किलोवाट आउटपुट देना है तो हमें बड़े साइज का ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा। वोल्टेज का मान अधिक होगा। वोल्टेज का मान अधिक इसलिए होगा कि जब पावर फैक्टर कम है, जब पावर फैक्टर कम है तो लाइंस का रेगुलेशन ख़राब हो गया। रेगुलेशन ख़राब होने के कारण हमें सेंडिंग एंड के ऊपर वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब वोल्टेज का मान ज़्यादा होगा तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होगा कि फर्दर रिएक्शन होगा, पावर फैक्टर और कम हो जाएगा और इससे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा। तो ये साइकिल जो है लगातार चलती रहेगी कि मतलब पावर फैक्टर कम होने से वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ाने से मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगी, मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ने से और पावर फैक्टर कम हो जाएगा। तो ये एक लूप की तरह से ये चलता रहेगा। तो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर इस प्रकार से बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है जब उसका पावर फैक्टर कम हो जाता है। अब हम और आगे जो मशीन्स होती हैं उनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। जैसे प्राइम मूवर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। प्राइम मूवर्स जैसे जो भी अल्टरनेटर को घुमाने के लिए मशीन्स लगी होती हैं, इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जैसे पावर स्टेशंस के ऊपर अल्टरनेटर को चलाने के लिए टरबाइंस होते हैं, या डीजल जनरेटर सेट में डीजल इंजन होता है। तो जब भी पावर फैक्टर कम होगा तो ये हमने पढ़ा था कि अल्टरनेटर के साइज़ में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि उससे किलोवाट आउटपुट कम निकलेगा। सेम किलोवाट आउटपुट देने के लिए अल्टरनेटर का साइज़ हमें बढ़ाना पड़ेगा। जब अल्टरनेटर का साइज़ बड़ा हो गया तो प्राइम मूवर का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा। यानी जो प्राइम मूवर है, जो टरबाइन है, उसको घुमाने के लिए चल रहा है, उसका आकार भी हमें बढ़ाना पड़ता है। लो पावर फैक्टर जब होता है तो अल्टरनेटर में जो केवीआर है, जो अक्रियाशील शक्ति होती है, उसका मान बढ़ गया। स्वाभाविक रूप से जब पावर फैक्टर कम है तो वी कॉस फाई का मान कम हो गया तो वी साइन फाई का मान बढ़ जाता है। उसके लिए प्राइम मूवर को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। जो केवीआर कंट्रोल करने के लिए उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। इससे क्या होता है कि प्राइम मूवर की जो टरबाइन लगे हुए हैं उन टरबाइन की इफ़िशियंसी भी कम हो जाती है। तो टरबाइन की इफ़िशियंसी भी कम हो गई और उसके साथ साथ हमें बड़े आकार का टरबाइन लगाना पड़ेगा अगर हम पावर फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आप ये समझ रहे होंगे कि पावर फैक्टर का दूरगामी प्रभाव पड़ता है। हर मशीन पे, हर इक्विपमेंट के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो हम इन चीज़ों को एक एक करके समझ रहे हैं। ये चीज़ें सब अच्छी तरह समझने की हैं। आप इसको रटने की कोशिश ना करें, इसको समझने का प्रयास करें, जिससे आपके परीक्षा में और परीक्षा के बाद भी ये चीज़ें लगातार आपके काम आती रहेंगी। अब हम देखते हैं कि अगर पावर फैक्टर कम है तो इसका स्विच गियर्स के ऊपर और बस बार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम पहले भी देखा कि अगर पावर फैक्टर कम होगा
तो ऐसी स्थिति में करंट का मान बढ़ जाएगा। करंट का मान बढ़ जाने से जो स्विच गियर्स जो हम लगा रहे हैं, जो सर्किट ब्रेकर्स लगा रहे हैं, जो रिलेज लगा रहे हैं, उनकी सेटिंग को हमें बदलना पड़ेगा। जब करंट का मान ही बढ़ गया तो जो जिस करंट कैपेसिटी के लिए हम सर्किट ब्रेकर लगा रहे हैं, रिलेज लगा रहे हैं, उन सब रिलेज सर्किट ब्रेकर का मान हमें बढ़ाना पड़ेगा। मान बढ़ाने से उनकी ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ बस बार के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। जब हम करंट का मान बढ़ गया तो अब हमें पहले की तुलना में बस बार का आकार, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा। पहले की तुलना में मोटी आकार में बड़ी बस बार लगानी पड़ेगी। इससे दो तरह के नुकसान होंगे। एक तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट स्टार्टिंग में बढ़ जाएगी। दूसरा, बस बार लगाने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं, बस बार लगाने के लिए जो इंसुलेटर्स वगैरह लगे हुए हैं, उन इंसुलेटर की कॉस्ट बढ़ जाएगी और बस बार की साइज़ भी बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो पावर फैक्टर कम होने का प्रभाव स्विच गियर्स और बस बार के ऊपर काफ़ी पड़ता है। अब हम देखते हैं कि इंडक्शन मोटर के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इंडक्शन मोटर्स के ऊपर भी जब हम पावर फैक्टर बढ़ाएंगे तो ऐसी स्थिति में करंट का मान बढ़ जाएगा। करंट का मान बढ़ जाने से हमें मोटर्स का आकार भी बढ़ाना पड़ेगा। तो करंट का मान, दूसरी तरफ ये होगा कि अगर पावर फैक्टर कम है तो उस मशीन के द्वारा हम कम किलोवाट शक्ति ही उत्पन्न कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमें उतनी ही किलोवाट शक्ति उत्पन्न करने के लिए उससे बड़े आकार की मशीन को लगाना पड़ेगा। अब उससे बड़े आकार की जब मशीन हम लगाएंगे तो उससे उसका साइज़ बढ़ जाएगा और उसका वेट बढ़ जाएगा। जब इंडक्शन मोटर का वेट बढ़ेगा तो इंडक्शन मोटर के फाउंडेशन के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ रही है, उस फाउंडेशन बेटर करनी पड़ेगी और उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ उसका आकार बढ़ने से जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो स्पेस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। स्पेस की रिक्वायरमेंट बढ़ जाने से जो ओवरऑल साइज़ है इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री का साइज़ भी बढ़ जाएगा। तो इससे इंडक्शन मोटर में अगर पावर फैक्टर कम है तो सेम किलोवाट प्रोड्यूस करने के लिए बड़े आकार की मशीन लगाने पर हम ये देखते हैं कि उसका वेट बढ़ गया, उससे उसकी फाउंडेशन के खर्चे बढ़ गए, उसका आकार बढ़ गया, उससे जगह की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, उसकी कॉस्ट बढ़ गई, उससे हमारे ऊपर जो ओवरऑल जो खर्चा है किसी इंडस्ट्री को लगाने का, वो खर्चा बढ़ गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडक्शन मोटर का आकार बढ़ाने से कई प्रारंभिक स्तर पर ही काफ़ी खर्चे हुए हैं। अब उसके साथ साथ क्या होगा कि करंट का मान, जैसा मैंने बताया, भी बढ़ जाएगा। करंट का मान बढ़ जाने से उसके दोनों तरह के लॉसेस पे प्रभाव पड़ेगा। यानी उसके आयरन लॉसेस भी बढ़ेंगे और जो फिक्स लॉसेस हैं वो भी बढ़ेंगे, और करंट बढ़ने से उसके कॉपर लॉसेस भी बढ़ेंगे। तो कॉपर लॉसेस भी बढ़ गए, आयरन लॉसेस भी बढ़ गए, उससे उसके ओवरऑल इफ़िशियंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो इंडक्शन मोटर की ओवरऑल इफ़िशियंसी कम हो गई अगर हमने पावर फैक्टर को मेंटेन नहीं किया। क्योंकि जैसा आप समझ रहे हैं कि जब भी हम करंट का मान को हमें अगर बढ़ाना पड़ रहा है तो करंट का मान बढ़ने से जो I2R लॉसेज हैं वो बढ़ जाएंगे, और उसके कारण जो फिक्स लॉसेज हैं, जो आयरन लॉसेज और कॉपर लॉसेज, दोनों में ही वृद्धि होगी। ओवरऑल एफिशिएंसी का मान कम हो जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि घरेलू वायरिंग के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो घरेलू वायरिंग में क्या होता है कि जब भी पावर फैक्टर कम होगा
तो स्वाभाविक रूप से हम कई बार इसको देख चुके हैं कि करंट का मान बढ़ जाएगा। जैसे सिंगल फेज के अंदर पावर होती है P इज इक्वल टू वी आई कॉस पाई, या 3 फेज है तो P इज इक्वल टू √3 वी आई कॉस पाई। ऐसी स्थिति में I का मान होगा P अपॉन V कॉस पाई सिंगल फेज के लिए, और 3 फेज के लिए I L जो मतलब लाइन करंट है IL इज इक्वल टू P अपॉन VL √3 VL कॉस पाई। तो ऐसी स्थिति में जब करंट का मान बढ़ेगा तो उस करंट के मान बढ़ने से जो ओवरऑल कंडक्टर का साइज़ है वो कंडक्टर का साइज़ हमें बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर मान लीजिए हम 1 mm का कंडक्टर यूज़ कर रहे थे तो उसकी जगह पे 1.5 mm का कंडक्टर यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो उसके अंदर जो लॉसेज हो रहे हैं, जो I2R लॉसेज हो रहे हैं, वो लॉसेज भी बढ़ जाएंगे। लॉसेज बढ़ने से क्या होगा कि हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। जो ओवरऑल जो हमने लाइन डाली है, जो घरेलू वायरिंग की है, उस घरेलू वायरिंग के अंदर हीटिंग का प्रभाव बढ़ जाएगा। हीटिंग बढ़ने से उसके अंदर फिर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ने से और हीटिंग बढ़ेगी। तो इस तरीके से ये क्रम जो है चलता रहेगा, और ये चीज़ कई बार दुर्घटना को भी बढ़ावा देती है। ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट सर्किट ही हो, लेकिन अगर हमारा पावर फैक्टर कम है तो करंट का मान बढ़ गया। करंट का मान बढ़ने से अगर कंडक्टर के अंदर जो लॉसेज हैं I2R लॉसेज, यानी करंट का मान अगर मान लीजिए दुगना हो गया तो लॉसेज उसमें 4 गुने हो गए, तो हीटिंग का जो प्रभाव है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। दूसरी तरफ अगर हमें बड़े आकार के कंडक्टर, बड़े आकार के वायर्स यूज़ करने पड़े, जो जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, उस तरह के तार यूज़ करने पड़े, तो उससे कंड्यूट का साइज़ भी बढ़ जाएगा। कंड्यूट का साइज़ बढ़ने से नुकसान ये होता है कि उससे जो ओवरऑल खर्चे होते हैं मकान के, जो प्लास्टर वगैरह भी हमें फिर मोटा लगाना पड़ता है, तो उससे ओवरऑल खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ पावर फैक्टर, हालांकि घरेलू उपभोक्ता के ऊपर सरकार किसी तरह की पेनल्टी नहीं डालती, लेकिन अगर वो भी अपना पावर फैक्टर मेंटेन करे तो उसको लाभ होता है। जब घरेलू उपभोक्ता का पावर फैक्टर कम होगा तो जैसा मैंने आपको बताया अभी कि उसके कंडक्टर का साइज़ बढ़ जाएगा, उसके लॉसेज बढ़ जाएंगे, वोल्टेज ड्रॉप भी उसमें ज़्यादा होने लगेगा। यानी उसके घर के मीटर तक तो मान लीजिए वोल्टेज ठीक आ रहा है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप उसकी वायरिंग में ही ज़्यादा होने लगेगा। उसके कारण जो अप्लायंसेस उसने लगा रखी हैं, उन अप्लायंसेस तक पूरा वोल्टेज नहीं पहुंचेगा, और पूरा वोल्टेज नहीं पहुंचने से, जो वोल्टेज पूरा नहीं मिलने से जो बहुत सारे नुकसान होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे वोल्टेज कंट्रोल वगैरह के अंदर, कि वोल्टेज अगर कम हो तो उससे क्या नुकसान होते हैं, या उससे क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं। वो सारे दुष्परिणाम इसके साथ साथ हमें नज़र आएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि सरकार की तरफ से इस तरह का दबाव ना हो कि आप पावर फैक्टर को मेंटेन करें, लेकिन अगर घरेलू उपभोक्ता भी पावर फैक्टर अपना मेंटेन करता है, अगर वो ये कोशिश करता है कि मेरा पावर फैक्टर एक प्रॉपर रेंज में रहे, एक अच्छी स्थिति में रहे, तो उसको लाभ ही होगा, किसी प्रकार से हानि नहीं होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सभी इक्विपमेंट्स में, चाहे अल्टरनेटर हो, ट्रांसमिशन लाइन हो, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हो, स्विच गियर हो, बस बार्स हो, ट्रांसफार्मर हो, ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने आपको बताया ही था, फिर इंडक्शन मोटर्स हों, फिर इंडक्शन फर्नेस हो, घरेलू वायरिंग हो, घर में लगे हुए तमाम इक्विपमेंट, चाहे हमारे पंखे हों, फ्रिज हो, एसी हो, सभी के ऊपर इस पावर फैक्टर का प्रभाव पड़ता है। और ये सभी चूँकि इंडक्टिव इन नेचर होते हैं, सभी मशीनें इंडक्टिव इन नेचर होती हैं, तो इनके कारण पावर फैक्टर पुअर ही होगा। तो इसको मेंटेन करना हम सबके हित में है। हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा पावर फैक्टर एक प्रॉपर रेंज में रहे, तभी हमें
इस पे लाभ मिलेगा। तो ये आज हमने इफ़ेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर पढ़ा। अब पावर फैक्टर से कम होने से क्या क्या हानियाँ होती हैं वो भी इससे मिलती जुलती हैं, क्योंकि जो इसके प्रभाव थे, दुष्परिणाम हमने उसको पढ़ लिया। उससे क्या हानियाँ होती हैं उसको हम अगले आपके सिलेबस में अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे इससे मिलती जुलती ही हानियाँ होंगी। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।